सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं जाने माने अधिवक्ता पीसी पालीवाल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आज का दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और संविधान की बात जब भी की जाती है तो पालीवाल साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संविधान जो है वो उसके मुद्दों को लेकर जब भी लोगों से चर्चा की जाती है तो संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए हैं, जनता को दिए हैं, और जिस तरीके की न्याय व्यवस्था के लिए सबको न्याय की बात की जाती है, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान में ये संविधान के पालन में वो सारी चीज़ें होती हैं? देखिए, संविधान में बहुत कुछ लिखा है और काफ़ी कुछ ऐसा लिखा है कि अगर उसका विधिवत पालन हो तो आम जनता के साथ साथ सारे लोगों को न्याय मिल सकता है। प्रश्न ये होता है कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, क्या हम उनका ईमानदारी से पालन कराना चाहते हैं? यदि हम उसको केवल एक शो पीस करके बनाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि देखिए, आज बहुत सी जगह होता है रोजगार का अधिकार है। अब आदमी बहुत से अप्लाई करता है, नौकरियों के इंटरव्यू होते हैं, परीक्षाएं होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगता है कि साहब कोई पेपर लीक हो गया। कुछ दिनों बाद पता लगता है कि वो परीक्षा कैंसिल कर दी। फिर पता लगता है कि हाई कोर्ट से वो स्टे हो गया। जब ऐसी हरकतें हो जाती हैं तो क्या उससे अनएम्प्लॉयड जो विद्यार्थी हैं या बेरोजगार जो युवा हैं, क्या उनको काम मिलता है? एक ज्वलंत समस्या है। अभी जैसे आपने बोला कि शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों की बात की हाँ। जाए तो स्वास्थ्य का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और बहुत सारे अधिकार, नागरिकों के नागरिकों का अधिकार कर्तव्य हैं, है। दायित्व हैं। न्याय की जब बात आती है, न्याय व्यवस्था में न्याय आदमी को सहज सुलभ न्याय की जो अवधारणा है वो उतनी नहीं है। देखने में आ रहा है अदालतों में लंबित प्रकरण बहुत लंबे हैं, अदालतों में जजों की कमी है और बहुत सारे पद रिक्त डले हैं। तो ऐसे में आम आदमी को सहज सुलभ न्याय कैसे उपलब्ध होगा? देखिए, अगर न्यायालय में प्रकरण बहुत ज़्यादा है, उसका कारण है कि न्यायाधीशगण जो हमारे यहाँ आते हैं हाई कोर्ट में या जिला न्यायालयों में, वो उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या इनको विधिवत ट्रेनिंग मिलती है? कुछ लोग बन जाते हैं, बनने के बाद वर्किंग कैपेसिटी उनकी क्या है? बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो 2 मिनट में सुलझ जाना चाहिए। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति को सत्र न्यायालय से 3 साल की सज़ा होती है। अब 3 साल की सज़ा हो गई। सत्र न्यायालय 389 एक प्रावधान है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का, वो वही न्यायालय उसको निलंबित कर देता है सज़ा को, और कहता है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। महीने 2 महीने का समय देते हैं। फिर वो जो आरोपी है जिसको सज़ा होती है 3 साल की, वो हाई कोर्ट में अपील दायर करता है। तो अब उस अपील के साथ जमानत की अर्जी भी लगाता है। तो जमानत की अर्जी पे जब सुनवाई होती है तो उसमें हम देखते हैं कोई जज आधा आधा घंटा, पौन पौन घंटे सुनते हैं, जबकि कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास समय तो 24 घंटे जैसे दिन में, ऐसा ही न्यायालय के पास 5 घंटे का समय है। 5 घंटे में अगर आपको प्रकरण जो उस दिन उनके सामने लगे उनका निराकरण करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जितने 5 घंटे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। ये जज साहब को खुद सोचना चाहिए, नैतिक रूप से। अब वो नहीं सोचना चाहते तो हम लोग क्या कर सकते? कोई क्या कर सकता है? अगर वो सोचने लगें तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे एक प्रकरण को सुनने में। जैसे ही अपील आती है, नीचे से निलंबित है, अपील एडमिट, बेल ग्रांट, और फाइनल हियरिंग को लगा दीजिए एक तारीख, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जब भी आपका ये है, या नंबर से करिए। सबसे अच्छी सिस्टम ये है कि आप नंबर से करिए। तो क्या न्यायपालिका नंबर से करती है? उसमें फिर चॉइस आ जाता है
कोई बड़ा वकील आता है तो उसके मुकदमे जल्दी लगते हैं, जो गरीब आता है उसके नहीं लगते हैं। ये सारी व्यवस्था है। अब गरीब और संपन्न जो दोनों पक्षकार हाई कोर्ट आते हैं, तो क्या हम उसमें समानता के सिद्धांत पे उनके फैसले करते हैं? नहीं हो पाता। न्याय महंगा होता जा रहा है। महंगा हो गया। जिसके पास पैसा है उसको जल्दी न्याय मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नहीं मिलता। तो न्याय के लेके जो एक विश्वास एक आम आदमी में है, हाँ, उसको कायम करने के लिए क्या किस तरीके से कुछ प्रयास हो, ये क्यों नहीं इस तरीके से पहल होती? उसके लिए आवश्यक ये है कि जो न्यायपालिका में लोग बैठे हैं, जजेस, वो आपस में एक दिन बैठ के ये तय कर लें कि हमको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल होना है, कम समय में ज़्यादा काम हम कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर वो सारे जज आपस में बैठ के तय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के गाइडलाइन अगर आप मार्गदर्शन पाएंगे, एक दूसरे से मार्गदर्शन लेंगे, तो उसमें गलत नहीं हो सकता। आप आम आदमी के बीच चर्चा करके कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो वो पॉजिटिव होएगा। और वही निर्णय अगर ये मैं इंडिविजुअल ले लूँ तो वो मेरा निर्णय जो होगा वो मेरे व्यक्तिगत निर्णय होगा, सार्वजनिक निर्णय नहीं होगा। लोक अदालतें लगाई गई नेशनल लेवल पे, देखिए, तहसील जिला लेवल पे, वो भी लोक अदालतें तो क्लेम केस वगैरह में हो सकती है, आपस में राजीनामा हो सकता है, वो तो कोर्टों में भी हो सकता है। लोक अदालत से कोई फायदा नहीं है विशेषकर, वही चीज़ वहाँ पे भी कर लो आप। राजस्व से जुड़े मामले जो हैं 20 साल से चलती रहती, देखिए, कई पीढ़ियां निकल जाती। अब उसमें मैंने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे। अब आपको तो आपने राजस्व की बात की, एक केस में देख रहा था, उसमें एक ज़मीन है। अब उसके ऊपर उस ज़मीन में बहुत किसी राम प्रसाद की मान लीजिए है, तो उस राम प्रसाद की ज़मीन थी, उसके जगह पे 8-10 लोगों के नाम चढ़ गए या किसी अन्य का नाम चढ़ गया, या तो जानबूझ के एक कॉलम 12 होता है राजस्व में, उसमें चढ़ा देते हैं नाम। तो ना वो फिर वो जो किसान है, जो जिसके ओरिजिनल नाम किसान था, उसका नाम चढ़ाने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि राजस्व के विभाग में जिस प्रकार की अव्यवस्था है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। अधिकारी चाहे तो कर सकते हैं, सत्ता चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो जो अधिकारी होता है वो भी तो सत्ता से जुड़ा है, करप्शन तो वहाँ पे भी है। अच्छा, ये जो राजनीतिक रूप से जजों की नियुक्तियां होती हैं एक सत्ताधारी दल के द्वारा, उससे भी कहीं कुछ न्याय पर प्रभाव पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब हम लोग आए थे, मैं आया था 1978 में, तो उस समय तो वकीलों में से जो जज बनते थे उनके नाम रिकमेंड करके हाई कोर्ट भेजता था। तो जो जिस स्टेट की सरकार है, उस स्टेट की सरकार उनके कंडक्ट को देखती थी, उनके आचरण को देखती थी, और उसके आधार पे वो नाम रिकमेंड होते थे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट तब फाइनल करती थी। आज नहीं होता है। आज हाई कोर्ट का कॉलेजियम 4-5-6 जज जो है वो नाम तय करके भेज देते हैं दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट भेज देती है राष्ट्रपति जी के पास, भारत सरकार से राष्ट्रपति के पास, तो तय हो जाता है। तो उसमें हाई कोर्ट जज को क्या मालूम, 3-3 साल रहते हैं, 2-2 3-3 साल तो हाई कोर्ट जज ज़्यादा तो रहता नहीं, 6-7-8 साल यदि बनेगा जब हाई कोर्ट में, तो मान लीजिए 12-13 साल तक का कार्यकाल होगा, ऐसा ही कार्यकाल रहेगा। लेकिन उनको क्या पता कि कौन से किस में क्या काबिलियत है। यानी कहीं ना कहीं एक स्तर पर देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पर भी ये सारा जो गणित चल रहा है, उसमें भी न्याय व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अब जैसे आती है एक और बात कि सीनियर एडवोकेट किसको बनाया जाए? देखिए, सीनियर एडवोकेट अगर अब उनको बनाना है तो मान के चलिए, तो उदाहरण जैसे मैं जबलपुर में हूँ, अब जबलपुर में सारे हाई कोर्ट जज सारे वकीलों के बारे में जानते हैं, उनको ये मालूम है कौन सा वकील कितना योग्य है, उसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि उनके सामने वो अपीयर होता है। तो जिसके सामने मैं हाजिर हो रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ, वो जज मेरे बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है मेरे से बनिस्बत मेरे। तो आपको तो जजेस को आपस में तालमेल करके देखना चाहिए, सारे जज मिलकर तय करें कि हमको नाम बुलाएं, हर जज अपने अपने हिसाब से नाम भेजें। अगर 12 जज है तो 12 जज
अगर जिन वकीलों को वो चाहते हैं कि इनको हम डेजिग्नेट सीनियर करना चाहते हैं, उनको प्रपोजल वो चीफ जस्टिस के पास भेजें और चीफ जस्टिस उन सबके एक सार्वजनिक मीटिंग करके जो फुल कोर्ट होती है उस फुल कोर्ट में सारे नाम कंसीडर कर लें। मेरा आवेदन दूंगा, मुझे बनना है। मैंने एक एप्लीकेशन दे दी कि साहब मुझे डेजिग्नेट करो, तो मेरे को कैसे करोगे? मेरे कहने से? क्या मेरी में योग्यता है? क्या मैं इतना ज्ञानी हूँ कि मैं ही सीनियर एडवोकेट होने लायक हूँ? ये सब मैं तो नहीं कह सकता ना। ये तो परीक्षक का है, एग्जामिनर तय करता है कि ये लड़का काबिल है कि नहीं है। परीक्षा में हम पास होते हैं, परीक्षा देने जाते हैं किसी की, तो हमारी परीक्षा परीक्षक लेता है प्रश्न पत्रों के आधार पे। तो ऐसी कोई चीज़ तो आप करते नहीं हो। आपने 2 मिनट क्वेश्चन कर लिए, मेरे को बुला लिया इंटरव्यू में, मैंने एप्लीकेशन दी, मुझे बुला लिया, 2-3 क्वेश्चन किए। और अगर आप सब जजेस जो बैठे हैं वहाँ पे 3-4 सिलेक्शन कमेटी के, वो अगर मेरे से परिचित है, मेरे से ओबलाइज है, तो वो मेरा नाम रिकमेंड कर देंगे, कहेंगे इनको बना दो, मैं भला ही अयोग्य हूँ। यानी रिकमेंडेशन बहुत चलती है। न्याय व्यवस्थाओं में जिस तरीके की स्थितियां हैं, निश्चित है उस पर सवाल भी होना चाहिए, बहस भी होना चाहिए। एक खुली बहस की ज़रूरत है। बहरहाल मुद्दा आता है, फिर एक बार हम आते हैं, संविधान को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं। इस देश की 70 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, और उससे भी ज़्यादा समय हो चुके हैं। हम आज़ादी की उस स्वर्णिम अध्याय या अमृत काल में जी रहे हैं। लेकिन आम आदमी क्या संविधान के उन मूल सिद्धांतों से जुड़ पाया है? देखिए, वो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के साथ जुड़ इसलिए नहीं पाता है कि हर आदमी आज की परिस्थिति में इतना अपने आप में व्यस्त है, सामाजिक पारिवारिक ये जो क्षेत्र है उसके, उसी से निकल पाए तब तो पढ़ाई हो। विश्वविद्यालय में अगर मान लीजिए आप संविधान पढ़ाते हैं, जैसे लॉ कॉलेज है, देखिए मैं बिल्कुल साफ सा बोलना चाहता हूँ, जबलपुर में जितने लॉ कॉलेज हैं, क्या कोई संविधान विशेषज्ञ वहाँ पढ़ाता है क्या? आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होगा। जितने लॉ कॉलेज है, आपने वहाँ पे स्टाफ नहीं है, टीचर फुल टाइमर टीचर नहीं है, फुल टाइमर प्रोफेसर नहीं है, और लॉ कॉलेज चल रहे हैं। जो पास होके आएगा तो जब उसी को नहीं मालूम तो कहाँ से योग्य आएंगे? और अगर आपको लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप भी लगातार 78 में आपने वकालत की, उसके पहले आपका भी बचपन पढ़ाई की होगी। स्कूलों में नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा, नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। आज वो सारे पाठ गायब हैं। देखिए, पहले के समय में जब हम लोग पढ़ते थे, स्कूल में से चालू अगर मैं करूं, तो स्कूल में हर ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। क्या आज होती है? वाद विवाद प्रतियोगिता से आदमी को पढ़ना पड़ता है, और आपको समाज की कोई चीज़ सुधार करना है तो वो वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से उभर के आता था कि इस लड़के में क्या विशेषता है। प्रभात फेरी होती थी, स्वच्छता का अभियान होता था, तो हमको भी लगता था कि कहाँ कहाँ स्वच्छता नहीं है, तो हम वो भी देखते थे। आज धीरे धीरे परिवर्तन एक तरीके से ऐसा हो गया कि अब केवल किताब में स्वच्छता है। माफ़ कीजिएगा, जहाँ अंबेडकर साहब की मूर्ति है आज लगी है, स्टेचू है, आज बहुत बड़ा हमारा फंक्शन था बाबा साहब अंबेडकर जी का, तो क्या उसके चारों तरफ गंदगी नहीं है? बाहर लिखा है, दीवालों पे लिखा है स्वच्छ रखिए। जहाँ स्वच्छ रखिए लिखा है, उसके नीचे क्या है? उसके चारों तरफ क्या है? हमारी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए नियुक्त है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है कि नहीं, और यदि वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है तो आप कैसे आशा करते हो कि देश आगे बढ़े। संविधान में जो बहुत सुंदर संविधान है हमारा, लेकिन क्या उसका अनुच्छेद वाइज हम कुछ पालन करा पाते? हम नहीं करा पाते। दोस्तों, इसी संवाद कार्यक्रम में पालीवाल साहब से आज जो चर्चा हुई, निश्चित तौर पर कि संविधान बहुत सुंदर है, उसके पालन के लिए जो कमिटमेंट होना चाहिए, जो ज़रूरत है कि आप उसके पालन कराने के लिए अपनी ईमानदारी साबित करें। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के अगल बगल स्वच्छता नहीं है
तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर कानून की और संविधान की मूल सिद्धांतों से कहीं न कहीं आदमी वंचित है, तो ये भी कहीं न कहीं दोषी है कि हम सब अपने संविधान को समझने में कहीं न कहीं कमज़ोर हैं। हमें समझना होगा, हमें न्याय के लिए भी और हमें उन सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं आवाज़ उठाना होगी जो संविधान से अलग हटके हैं। पालीवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। और दोस्तों, एक बार फिर हम कहेंगे कि अपने अधिकार के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। आदिवासी न्यायालयों में भी आदिवासी वर्ग से सिविल जज बनाए जाते हैं। आज 135-40 पद आदिवासी व्यवहार न्यायाधीश के खाली हैं, जेएमएफसी के। नियुक्ति इसलिए नहीं हो रही कि उनके मिनिमम मार्क्स नहीं हैं। मिनिमम मार्क्स इसलिए नहीं है कि आदिवासी समाज ग्राम से आता है, ग्रामीण इलाके से। ग्रामीण इलाके में ना स्कूल है, ना पढ़ाई लिखाई की उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है। हमारी सरकारी 10-20 साल से है, 2003 से तो मैं ही देखता आ रहा हूँ। उसके बाद भी हम उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे। इसके कारण वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे ग्रामीण इलाकों में? ये भी एक सवाल है। और कि आदिवासी समाज अपने उत्थान के लिए, अपने प्रगति के लिए, अपने शैक्षणिक विकास के लिए अगर आगे भी बढ़े तो वहाँ स्कूल कॉलेज की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं और पद रिक्त डले हैं। सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में ये एक सार्थक चर्चा है जिस पर आपको विचार करना होगा। एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।